अध्याय 1481। कुछ लोगों को घर भेजे। टाइनी वर्ल्ड के अंदर छटाई का काम चल रहा था। लेडी मटिल्डा ने अपना एक अवतार क्लोन अंतरिक्ष में भेजा था और उन्होंने एक घोषणा के लिए गाथुजान से आए सभी आगंतुकों को इकट्ठा किया था। विपदा के बाद काल को प्रशिक्षण के लिए अमरलोक भेजा गया है, इसलिए नन्हा संसार भी उसके साथ जाएगा और आप सभी को अपने घर जाकर अपनी उन्नति पूरी करने के लिए यहां से जाना होगा, उसने समझाया। रुको, हम सभी? नन्हे संसार के अनाथालय की संरक्षिका आलिया ने पूछा। आप सभी नहीं, केवल वे जो यहाँ नहीं रहते। डार्कलाइट होस्ट के सदस्य चाहे तो रह सकते हैं, नन्हे संसार में उनके लिए अवसर होंगे, लेकिन बाकी सभी को गाथुजान और अपने अपने देशों में वापस जाना होगा, वरना यह उनके निर्धारित जीवन पथ में बाधा उत्पन्न करेगा। मैंने पहले ही किसी को गिल्ड और एलायंस के सदस्यों को सूचित करने के लिए भेज दिया है कि काल और दाना ने प्रगति कर ली है और कुछ समय के लिए अमर लोकों में रहेंगे। वे इससे संतुष्ट थे क्योंकि उनके शिल्प कौशल की बुनियादी बातें पीछे छूट गई थी और ड्रोड गिल्ड हाउस उन सभी चीजों को जारी रखने में सक्षम था जो उन्होंने शुरू की थी। सैफायर उनसे खुश नहीं है क्योंकि तकनीकी रूप से अब वो सबसे वरिष्ठ सदस्य है और उनके चले जाने के बाद वो कार्यवाहक गिल्ड लीडर बन गई है। टेसा हंस पड़ी। क्या तुमने उसे शांत करने के लिए कुछ किया? अगर उसे किताबों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला तो शायद वो पढ़ाई ही छोड़ दे। मैटिल्डा के अवतार ने सिर हिलाया। जी हाँ, मैंने उस औषधि को अंतिम रूप दे दिया है जिसे रेमी टोटेम को मिथक में बदलने के लिए बना रहा था जब वे किसी बाधा तक पहुंचते हैं, और इससे नीला ड्रैगन बेहद खुश हुआ। लेकिन उसने जिलाज एलायंस हाउस को चलाने के लिए चच से और अधिक ड्रैगन और कुछ बॉनों की भर्ती भी की है। दरअसल जब सब कुछ पहले से तय हो चुका होता है तो नई रेड टीम ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होता। अच्छी बात यह है कि मटिल्डा के पास सभी गोलेम मंत्रों की प्रतियां मौजूद है और नए सदस्यों के लिए उन्हें बनाने के लिए इंस्क्रिप्शनिस्ट भी है। नई टीम में एक पादरी, एक योद्धा, गोलेम मंत्रों से लैस 2 शमन और एक योद्धा शामिल है, या फिर 3 योद्धा और पादरी के लिए गोलेम सृजन ताबीज, यदि कोई पौराणिक शमनों को उपचारक के रूप में काम करने के लिए चुरा लेता है। मुझे लगता है कि आमतौर पर ऐसा ही होगा। टेसा ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह काम करेगा, और एलायंस यह नहीं कह सकता कि हम ढिलाई कर रहे हैं। हमारी तरफ से एलायंस की अधिकांश फंडिंग एरिना और आइटम की बिक्री से ही आती है। गथुजान के लोग उन दोनों को विस्मय से देखते रह गए। वह थी सर्वोच्च महिला जो अब एक सच्ची किंवदंती बन चुकी थी। भला और कौन सा गिल्ड ये सम्मान प्राप्त कर सकता है कि जब उनके शाखा नेता अमर लोक में अनुपस्थित हो तो वह स्वयं प्रकट होकर उनके मामलों को संभाल लें? घर लौटने के लिए हम आपकी सहायता का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करेंगे। राजकुमार नाथन ने उन सभी की ओर से सहमति व्यक्त की जो केवल राक्षसों का शिकार करने आए थे, लेकिन काल द्वारा आगे बढ़ने के लिए टाइनी वर्ल्ड को बंद करने के कारण उसमें फंस गए थे। लोट्स ने ओफेलिया और नाचटिया की ओर मुड़कर पूछा, क्या हम खरगोशों के साथ खेलने वापस जा रहे हैं, या हम यहीं रुककर ड्रैगनों के साथ खेलेंगे? ये वास्तव में एक अच्छा प्रश्न था। उन्हें अमरता प्राप्त करने के लिए वर्षों लगेंगे, शायद उससे भी अधिक, जिसका अर्थ है कि वे निकट भविष्य में इस छोटी दुनिया में ही फंसे रहेंगे। हालांकि उस सवाल पर मटिल्डा की मुस्कुराहट से ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए यहाँ रहना शायद उतना बुरा नहीं होगा। संभवतः काल की उन्नति के बाद माना में हो रहे परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। वो अभी भी उस नन्ही दुनिया को पोषण दे रहा था और दरियाई घोड़ों के पास खुला छोड़े जाने के बाद उसमें बदलाव आने लगे थे। इसलिए ड्रैगन द्वीपों पर मौजूद घनी ऊर्जा के बावजूद अब वो नश्वर लोक की तुलना में अमर लोक से अधिक मिलती जुलती थी। हम अभी यहीं रुकेंगे। एक बार जब काल और दाना अपने नए घर में सहज हो जाएंगे तो हम उनसे जिलास गिल्ड हाउस के लिए एक पोर्टल खोलने के लिए कह सकते हैं ताकि हम आना जाना कर सकें। लोट्स ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह एक अच्छा विकल्प था, खासकर उस घर में मौजूद प्यारे ग्रिफॉन पैटर्न वाले गोलेमों को देखते हुए। मिथिक रैंक के गागोयल उनके जाने के बाद घर की सुरक्षा करेंगे। उन्हें काल को घरों की सुरक्षा के लिए नई चीजें बनाने देना चाहिए था, लेकिन अगली बार जब वे मिलने आएंगे तो इसे वापस ला सकते हैं और तब भी मजा आएगा। अगर उनके घर में अमर श्रेणी के गागोयल हों तो लॉर्ड ड्रोड जैसे कुछ स्थानीय लोग शायद थोड़े पागल हो जाएं, लेकिन लोट्स को अब उनकी उपस्थिति के एहसास को रोकने की तरकीब पता है, इसलिए सब ठीक रहेगा। अगर आप घर में होते तो आपको सक्रिय मंत्र से उत्पन्न माना में अंतर महसूस होता, लेकिन ये हर किसी को उतना भयभीत नहीं करता जितना कि वास्तविक अमर प्राणियों का एक समूह कर देता। इसके अलावा उच्च श्रेणी के रोएदार जीव किसी तरह सामान्य जीवों की तुलना में अधिक रोएदार थे वाले, और यहाँ रहने से उसे वे चीजें जल्दी मिल जाएंगी। हम आपकी शर्तों से सहमत हैं। हम फिलहाल यहीं प्रशिक्षण लेंगे और जब पोर्टल को दोबारा खोलना सुरक्षित होगा
तब हम वापस जाकर डार्कलाइट होस्ट से मिलेंगे। कैओस ड्रैगन की प्रक्षेपित छवि ने उसे एक समझदारी भरी मुस्कान दी। मुझे पता था कि तुम देर सवेर मेरी बात मान ही लोगे। ठीक है ड्रैगनों, घर जाने का समय हो गया है। सब लोग कतार में लग जाओ और मैं गाथुजान के द्वार खोल देता हूँ। काल की दुनिया में आए मेहमानों को अलविदा कह दो। अलविदा कहते समय उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन ड्रैगन फिर भी इस अजीब और शक्तिशाली जगह को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, जो अजीबोगरीब ड्रेउड और ड्रैगन के अंडों से भरी हुई थी। यहाँ कुछ दिन बिताना अपने आप में एक रोमांच था, क्योंकि वे ज्यादातर पहाड़ की ढलान पर धूप सेंकते थे या झील में खेलते थे। ओफेलिया जानती थी कि वे अपनी यात्रा की खबर अपने देश के रईसों तक फैलाएंगे और फिर धीरे धीरे गपशप के रूप में पूरे महाद्वीप में फैल जाएगी। सवाल ये था कि क्या कोई इस पर विश्वास करेगा। सभी को ये बताते हुए कि डार्कलाइट होस्ट की शाखा के दोनों नेता पहुंच चुके हैं। एक ही दिन में अमरता प्राप्त करना उन लोगों के लिए एक बेतुका नाटकीय प्रदर्शन जैसा लगेगा जो उन्हें नहीं जानते थे, और आत्मा का बंधन एक दुर्लभ जादू था जिसे अधिकांश लोगों ने वास्तव में कभी क्रियाशील होते नहीं देखा था। अध्याय 1482। जेफ पागल हो जाएगा। अमरलोक काल और दाना को परिसर के पीछे छात्रावासों से घिरी एक छोटी सी लॉबी में ले गए, जहां कई अन्य युवा अमर लोग रह रहे थे। अधिकांश लोग इस समय अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन कुछ लोगों ने नए आगमन की आभास की और अपना सिर बाहर निकालकर देखने लगे। कुल के बुजुर्गों, नमस्कार। क्या ये भी नवसिखिए नश्वर प्राणी है? ये तो काफी युवा दिखते हैं। क्या ये अमर लोकों से आए हैं? बालों से काले बिल्ली के कान निकले हुए एक महिला ने उत्सुकता से पूछा। वे नश्वर संसार से आए थे और 20 वर्षों के भीतर अमरत्व प्राप्त कर लिया। दिव्य आभा से परिपूर्ण उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया। अरे, ये तो वाकई दिलचस्प है। नश्वर दुनिया के सभी लोगों में ये सबसे तेज है। जेफ तो जरूर गुस्सा होगा। बुजुर्ग महिला ने कुछ पल तक उसे घूरकर देखा। जेफ कौन है? तुम्हें पता है ना, वो जिसके बाल बैंगनी रंग के हैं। दिव्य बिजली वाला ड्रैगन। उसका नाम जेफ नहीं है। लेकिन मैं उसका नाम ड्रैकोनिक भाषा में नहीं बोल सकती, बिल्ली जैसी दिखने वाली महिला ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। गलियारे के उस पार एक दरवाजे के पीछे से उस ड्रैगन ने एक ऐसा नाम पुकारा जो बिजली की कड़क और भयंकर दहाड़ का मिलाजुला रूप लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो नाम जेफ जैसा भी लग रहा था। देखो, यह इतना मुश्किल नहीं है, बुजुर्ग ने डांटते हुए कहा। लेकिन बिल्लियां ऐसी आवाजें निकालने के लिए नहीं बनी है। उनकी कोशिश सराहनीय थी, लेकिन अंत में उनकी आवाज बिल्ली की म्याऊ जैसी निकली, और यहां तक कि बुजुर्ग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ठीक है, तुम बहुप्रजाति अनुकूल उपनाम ही रख लो। सार्वजनिक रूप से उसके सामने म्याऊ करने से यह शायद कम शर्मनाक होगा। जेफ बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर अपने कमरे से बाहर आया और काल और दाना को वहां खड़े देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। ये जोड़ी वाकई अजीब है। ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे बिल्कुल एक ही शक्ति स्तर के हों, मानो एक दूसरे की हूबहू नकल हो। जहां तक मुझे पता है, जुड़वां बच्चे भी कभी इतने मेल नहीं खाते। बिल्ली जैसी दिखने वाली महिला ने सिर हिलाया। ओह, अच्छा सवाल है। जेफ को भी पता होगा। वो काफी समय से हमारे साथ है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पूर्व संप्रदाय द्वारा दी गई एक क्रूर सजा ने उसकी क्षमता को नष्ट कर दिया और उसकी अमर आत्मा को चकनाचूर कर दिया। क्या आप हमेशा दूसरों के सबसे शर्मनाक रहस्यों को अजनबियों के साथ साझा करते हैं? पड़ोसी, बड़े बुजुर्ग उन्हें बगल वाले घर में रहने के लिए ला रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि आपकी शादी हो गई है? जैसे कि आप हमेशा के लिए एक जोड़े बन गए हैं? बिल्ली ने पूछा। दाना ने सिर हिलाया। बिल्कुल वैसे ही, और आत्मा से बंधे होने के कारण हमारी शक्तियां हमेशा मेल खाती है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मुझे न्यान कह सकते हैं, बिल्ली ने एक प्यारी सी मुद्रा बनाते हुए जवाब दिया। क्या यही तुम्हारा नाम है, या तुम बस दाना को न्यान कहते हुए देखना चाहते हो? काल ने पूछा। बिल्ली खिलखिला उठी और बुजुर्ग ने आह भरी। ये लोग थोड़े अजीब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इनके साथ अच्छे से घुल मिल जाओगे। जेफ ने सिर हिलाया। मुझे इस पर बहुत संदेह है। मुझे लगता है कि 2 घंटे के भीतर कुछ वरिष्ठ लोग आएंगे और उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। प्रवेश स्तर के द्वंद्व युद्ध एक प्रकार की रस्म है, और भले ही वे लड़ सकते हो, उनका सामना अंततः ऐसे व्यक्ति से होगा जिसकी अमर आत्मा लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। मुझे अमरता प्राप्त करने के बाद का पहला दिन याद है, और वह बिल्कुल भी सुखद समय नहीं था। न्यान ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। तुमने आधे से ज्यादा प्रतियोगियों के साथ संबंध बनाए, वो भी एक ही समय में। मैं क्या कहूँ, मेरी एक खास पसंद है। दाना ने पश्चाताप न करने वाली बिल्ली पर हंसते हुए कहा। ठीक है, यह एक तरीका है।
लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। सौभाग्य से मैं लड़ सकती हूँ, और मैंने अपनी अमर आत्मा को विकसित करने में मदद करने वाला कौशल पहले ही सीख लिया है, इसलिए शायद मैं लंबे समय तक धमकाने वालों का आसान निशाना नहीं बनूंगी। चालाक लोमड़ी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्या आपने पहले से कम एक ठोस मैट्रिक्स तो बनाया था? जेफ ने पूछा। 48 अंक। जिस नश्वर दुनिया से हम आए थे उसके लिए इसे असाधारण माना जाता था, लेकिन अमर प्राणियों की तुलना में यह शायद कुछ भी नहीं है। सदियों। डाना सहमत हो गई। ड्रैगन ने भौहें चढ़ाई। नहीं, यह अभी भी काफी अच्छा है। अधिकांश ड्रैगन लगभग यहीं अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं, और उनके शरीर इससे अधिक प्रगति को सहन नहीं कर पाते हैं। बिल्ली जैसी दिखने वाली महिला ने सिर हिलाया। ओह, अच्छा सवाल है। जेफ को भी पता होगा। वो काफी समय से हमारे साथ है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पूर्व संप्रदाय द्वारा दी गई एक क्रूर सजा ने उसकी क्षमता को नष्ट कर दिया और उसकी अमर आत्मा को चकनाचूर कर दिया। क्या आप हमेशा दूसरों के सबसे शर्मनाक राज दूसरों के साथ साझा करते हैं? अजनबी, पड़ोसी, बड़े बुजुर्ग उन्हें बगल वाले घर में रहने के लिए ला रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि आपकी शादी हो गई है, जैसे कि आप हमेशा के लिए एक जोड़े बन गए हैं? बिल्ली ने पूछा। दाना ने सिर हिलाया। बिल्कुल वैसे ही, और आत्मा से बंधे होने के कारण हमारी शक्तियां हमेशा मेल खाती है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मुझे न्यान कह सकते हैं, बिल्ली ने एक प्यारी सी मुद्रा बनाते हुए जवाब दिया। क्या यही तुम्हारा नाम है, या तुम बस दाना को न्यान कहते हुए देखना चाहते हो? काल ने पूछा। बिल्ली खिलखिला उठी और बुजुर्ग ने आह भरी। ये लोग थोड़े अजीब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इनके साथ अच्छे से घुल मिल जाओगे। जेफ ने सिर हिलाया। मुझे इस पर बहुत संदेह है। मुझे लगता है कि 2 घंटे के भीतर कुछ वरिष्ठ लोग आकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। प्रवेश द्वंद्व एक रस्म है, और भले ही वे लड़ सकते हो, उनका सामना ऐसे व्यक्ति से होगा जिसकी अमर आत्मा लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। मुझे अमरता प्राप्त करने के बाद का पहला दिन याद है, और वो बिल्कुल भी सुखद समय नहीं था। न्यान ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। तुमने आधे से ज्यादा प्रतियोगियों के साथ संबंध बनाए, वो भी एक ही समय में। मैं क्या कहूं, मेरी एक खास पसंद है। दाना ने पश्चाताप न करने वाली बिल्ली पर हंसते हुए कहा, ठीक है, यह एक तरीका है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। यह मेरे लिए काम करेगा। सौभाग्य से मैं लड़ सकता हूं, और मैंने अपनी अमर आत्मा को पहले से ही विकसित करने में मदद करने वाला कौशल सीख लिया है, इसलिए शायद मैं सबसे आसान निशाना नहीं बनूंगा। लंबे समय तक उत्पीड़न। चालाक लोमड़ी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्या आपने पहले से कम एक ठोस मैट्रिक्स तो बनाया था? जेफ ने पूछा। 48 अंक। नश्वर जगत के लिए यह असाधारण माना जाता था कि हम ये सब कहां से आया है, लेकिन अमर लोगों की तुलना में यह शायद कुछ भी नहीं है। सदियों। डाना सहमत हो गई। ड्रैगन ने भौहें चढ़ाई। नहीं, यह अभी भी काफी अच्छा है। ज्यादातर अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं, लगभग वहीं कहीं, और उनके शरीर इससे अधिक विकास को सहन नहीं कर सकते। एक बार अमर हो जाने के बाद ये कई गुना अधिक कठिन हो जाता है। अपने पावर मैट्रिक्स का आकार बढ़ाएं। आवश्यक ऊर्जा शरीर की सहन करने की क्षमता से कहीं अधिक है। काल के बारे में क्या? मैंने 72 अंकों का लक्ष्य रखा था, और टीम मजबूत और स्थिर है, लेकिन जैसे आपने कहा था, अगला कदम बहुत कठिन है। जब तक मैं अपनी प्रगति के तरीके को नहीं बदलता, मैं काफी समय तक यहीं फंसा रहूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा कमरा होगा। हम सब कमरे साझा करते हैं, क्योंकि हम सबसे निचले रैंक के हैं, और कुल के सबसे नए सदस्य। लेकिन शादीशुदा होने के नाते आप चाहते होंगे कि फिर भी शेयर कर दो, तो तुम्हारे लिए सब ठीक रहेगा। आप साझा करने के लिए बंक बेड को आपस में जोड़ सकते हैं, और कमरों में कबीले के मुखिया द्वारा बनाई गई एक सीलिंग संरचना है। सर्वोच्च रैंक की गोपनीयता की इस दीवार को कोई पार नहीं कर सकता, इसलिए आप बिना किसी दखल के छात्रावास में प्रशिक्षण ले सकते हैं या अपनी पसंद की कोई भी अतिरिक्त गतिविधियां कर सकते हैं। अपनी चाबी अपने पास ही रखें। क्या आप किसी सिस्टम वर्ल्ड से आए हैं? अगर हाँ, तो आपके पास शायद एक इन्वेंटरी होगी, स्टोरेज रिंग नहीं। चाबी दोनों में से किसी में भी लग सकती है, लेकिन इन्वेंटरी में इसे ढूंढना ज्यादा आसान है, न्यान ने समझाया। मैं इन्हें आप दोनों के भरोसे छोड़ रहा हूं। बस ये सुनिश्चित कर ले कि जब चुनौती देने वाले बाहर आएं तो ये भी वापस बाहर आ जाएं। मैं पूरी रात चीखने, चिल्लाने और शोरगुल की आवाज नहीं सुनना चाहता। बुजुर्ग ने जोर देकर कहा। काल हंस पड़ा, और न्यान ने उसे उत्सुकता भरी नजरों से देखा। क्या आपको लगा था कि आप छिपकर बच निकलेंगे, या आप वास्तव में
मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हूँ। देखिए, मुझे अमर प्राणियों से लड़ने के बारे में कुछ जानकारी है, और अगर वे अभी भी अपनी अमर आत्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा मुश्किल होगी। सिस्टम के अनुसार क्षति में कमी को छोड़कर अमर श्रेणी के जानवर अपने नश्वर समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। ये काल की अपेक्षा से केवल 2 या 3 गुना अधिक था। पौराणिक जीव वो इस बात को संभाल सकता था, बशर्ते कि अन्य अमर प्राणी भी उसी स्तर के हों। अध्याय 1483 अब्राहम की चुनौतियां। अगर तुम चुनौतियों का इंतजार कर रहे हो, तो खुद को खुशनसीब समझो। मैं बड़ों की इजाजत से अभी तुम्हें चुनौती देता हूं। उनके पीछे से एक बुलंद आवाज आई। दिव्य शक्ति का आभास करने वाले उस बुजुर्ग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। पहले काल से लड़ो। वो द्वंद्व युद्ध का विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए सीखने का अनुभव जल्दी होगा। काल ने चुनौती देने वाले की जांच की, जिसके पास सिस्टम इंटरफेस वाला कोई नाम टैग नहीं था, इसलिए वो सिस्टम उपयोगकर्ता नहीं था। लेकिन उसके अनुमान के अनुसार ये पूरी तरह से स्पिरिट रैंक का अमर कबीले का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि उसने चुनौती देने की अनुमति मांगी थी और सीधे लड़ाई शुरू नहीं की थी। तो फिर मैं न्यू होम मचेंट कबीले का अब्राहम तुम्हें कबीले के नए सदस्य काल पद के लिए द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं, उसने अपने सबसे औपचारिक लहजे में चिल्लाकर कहा। दूर से काल को दूसरों के जयकारे सुनाई दिए और उसके मन में कारा और रे के जयकारे सुनाई दिए। इस लड़ाई के खिलाफ वास्तव में कोई नहीं था, सिवाय थोर के, जो टैसा के साथ एक अच्छी नींद लेने की उम्मीद कर रहा था, न कि लड़ाई देखने की। लेकिन यह उनके लिए एक सीखने का अनुभव होगा, क्योंकि वो अभी अभी मिथिक रैंक पर पहुंचे थे और उन्होंने अतीत में कभी भी इमॉर्टल रैंक की लड़ाइयों में भाग नहीं लिया था। हम ये चैलेंज कहाँ करेंगे? अगर हमें पूरी ताकत लगानी है, तो इसके लिए कुछ जगह की जरूरत होगी, काल ने पूछा। अब्राहम मुस्कुराया, मुझे तुम्हारा आशावाद पसंद है, लेकिन तुम इतने लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हो कि इसका कोई मतलब हो। काल मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। हर चुनौती को एक वास्तविक चुनौती की तरह लेना ही सबसे अच्छा है। वैसे भी जब मैं लड़ने की तैयारी करता हूं, तो मेरा शरीर अभी की तुलना में काफी बड़ा होता है। रास्ते में मिलने वाले सभी लोग उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे, ये सोचकर कि काल लड़ने के मूड में क्या बन जाता है। अगर वो बेकाबू हो जाता, तो फिर कई तरह की मजेदार चीजें हो सकती थीं। लेकिन उसका सिस्टम उनमें से अधिकांश के सिस्टम के साथ संगत नहीं था, और वे उसके विवरण नहीं देख सकते थे। इसलिए यह उनके सर्वोत्तम अनुमान पर निर्भर था कि वो किस प्रकार की युद्ध शैली का उपयोग करने वाला था। न्यान चिल्लाते और जयकारे लगाते हुए उनके आगे दौड़ पड़ा। अपनी शर्त लगाओ, अपनी शर्त लगाओ। अब्राहम बनाम नया लड़का काल। कौन जीतेगा? लड़ाई कितनी देर चलेगी? क्या काल की पत्नी रोते हुए जाएगी या अब्राहम के शव पर सवार होकर? अब्राहम उस पर गुर्राया और न्यान ने अपने पंजे की तरह मुड़े हुए हाथ से उस पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया। बुजुर्ग उन्हें एक विशाल आंगन में ले गए, और काल को एहसास हुआ कि उन्होंने इसे विस्तारित करने के लिए वास्तविक स्थानिक जादू का इस्तेमाल किया था, न कि किसी मायावी क्षेत्र का, जिस तरह से उसने परीक्षण मैदान जैसी चीजें बनाई थीं। उसे बाद में इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओपल को ये बहुत पसंद आएगा। वे दोनों रिंग के केंद्र में पहुंचे और अब्राहम ने अपना रूप बदला, जिससे एक काले पंखों वाला राक्षसी रूप प्रकट हुआ, जिसे काल जानता था कि यह उसकी श्रेणी से संबंधित एक कौशल था, न कि किसी वास्तविक राक्षसी वंश से संबंधित। काल ने वॉर बीस्ट का उपयोग करके खुद को एक बख्तरबंद वर्ल्ड ड्रैगन में बदल लिया, फिर एक पल इंतजार किया और बेहेमोथ का उपयोग करके अपना आकार बढ़ा लिया, ताकि हर कोई देख सके कि यह एक अलग कौशल है। अब्राहम इस दृश्य को देखकर हंस पड़ा। उसे इस बात पर हंसी आ रही थी कि नया अमर व्यक्ति यह सोचता है कि शक्ति और आकार आपस में संबंधित है। कई नए अमर लोगों ने ये गलती की, लेकिन वो आज अपने विशालकाय ड्रैगन को साधना के बारे में कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। ब्लेड एक्सप्लोजन ने एक ही समय में काल पर 100 हमले किए, जिससे इटर्नल लाइटनिंग शक्ति से भर उठी, क्योंकि काल ने उसमें माना शक्ति डाली। लेकिन बाधा नहीं हटी और काल के पंजे के एक आकस्मिक वार ने अमर पर 5 कैओस ब्लास्ट दाग दिए। विस्फोटों से प्रकाश के अवशोषित होने के कारण अखाड़ा अंधेरा छा गया, और फिर विस्फोट के ऐसे अकल्पनीय रंगों में विस्फोट होने से अथाह रोशनी फैल गई जो वास्तविकता में मौजूद नहीं होने चाहिए। अब्राहम अखाड़े में पीछे की ओर जा गिरा। वो स्तब्ध दिख रहा था, क्योंकि उसकी तलवार उसके हाथों में ही चकनाचूर हो गई थी, जो उसके द्वारा वार रोकने के दौरान हुए विस्फोटों से नष्ट हो गई थी। ये सब क्या था? भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, और फिर सट्टेबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया।
काल मुस्कुराया और अपने भरोसेमंद लामिया साथी अंगरक्षकों को मदद के लिए बुलाया। ओह, एक समनिंग स्पेशलिस्ट। अबे की तो वोट लग गई, न्यान हंसते हुए बोली। सट्टेबाजी जारी रखी, तुम्हारे सपने ही सच हो सकते हैं। एबे ने गुर्राते हुए खुद पर रक्षात्मक कौशल की परतें चढ़ा ली और कई चीजों को सक्रिय कर दिया। काल मुस्कुराया और उसके मन में कारा हंसने लगी। हाँ, करो, अभी दिखावा करो, और बाद में वे हमारे दाना मैच को परेशान नहीं करेंगे। त्यान जयकारे लगाए। क्या आपको मेरी टीम में नहीं होना चाहिए? उसके कान ज्यादा प्यारे हैं। काल की हंसी जब उसने अपने सभी 10 पंजों पर नलीफाई को सक्रिय किया तो दर्शकों को थोड़ा भयभीत कर दिया। नया अमर योद्धा पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। वह अपने से कहीं अधिक उन्नत स्तर के योद्धा से खुशी खुशी लड़ रहा था। सभी को पता था कि उसने अभी तक अपनी अमर आत्मा का विकास भी शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से पराजित हो रहा था। इसका संबंध या तो उसकी रूपांतरण क्षमता से था या फिर इस तथ्य से कि वह एक विश्व ड्रैगन अवतार था, लेकिन फिर भी यह हास्यास्पद था। काल ने अपने दोनों पंजे उस राक्षसी प्रतिद्वंद्वी पर पटक दिए, उसे एक पल के लिए जमीन पर गिरा दिया, इससे पहले कि अब्राहम ने काल के पंजों को पीछे की ओर फेंक दिया और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वो किसी तरह बच निकला। एक बार फिर कैओस ब्लास्ट उसके खिलाफ फट गया, लेकिन इस बार नलिफाई की बदौलत उसके पास कोई बचाव नहीं था। उसके वस्त्र फट गए और उसकी एक भुजा एक तंतु में बदल गई, जिसने उसके अपने चेहरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जबकि उसके शरीर के बड़े हिस्से गलकर बिखर गए। लड़ाई रोक दो। अब्राहम को गंभीर चोटें आई हैं। तकनीकी नॉकआउट से विजेता काल है, एल्डर ने घोषणा की। उसकी आवाज गूंज उठी। अखाड़ा। अब्राहम ने फैसले का विरोध करने की कोशिश भी नहीं की। वह तो अपने ही हाथ को खुद पर हमला करने से रोकने में इतना व्यस्त था। काल वापस अपने मानवीय रूप में आ जाता है और भीड़ को प्रणाम करता है। मेरा मानना है कि नवागंतुकों के लिए एक रिवाज है कि हमें तब तक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब तक कि हम कबीले के अनुयायियों में मेरा एक स्थान है। अगर अगला चुनौती देने वाला तैयार है तो मैंने लड़ाई के दौरान खर्च की गई माना और स्टेमिना पहले ही वापस पा ली है। काल बुलाया। अन्य शिष्यों ने भौहें चढ़ाईं, फिर एक दूसरे की ओर मुड़ गए। वो नया लड़का अभी भी बहुत घमंडी था। उन्हें उसे सबक सिखाना ही होगा, इससे पहले कि वो उन्हें नीचा समझने लगे। अध्याय 1484। अब्राहम हार जाता है। कबीले के बाकी नए अमर सदस्यों ने काल की ओर देखा और फिर उन 2 लामिया अंगरक्षकों की ओर देखा जिन्हें पिछली लड़ाई में कुछ भी नहीं करना पड़ा था। उससे कौन लड़ना चाहता था? वरिष्ठों को उसे सिखाने दो, वे इसके लिए बेहतर उपयुक्त थे। विनम्रता का पाठ। वे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ा और बुजुर्गों के सामने झुक गया। अगर मैं कुछ कहूं तो मेरा मानना है कि इस रंगरूट के शरीर में कुछ अनोखी बात है। उसकी अनूठी शारीरिक बनावट के कारण द्वंद्व युद्ध में उसे संभालना अधिकांश लोगों की क्षमता से परे हो सकता है। उन्होंने अनुरोध किया। बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं और फिर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। हमने उसे जाने के लिए कहने से पहले उसके नश्वर लोक के अमर प्राणियों से वहां उसकी स्थिति के बारे में पूछना भूल गए। हालांकि हम इतना तो जानते हैं कि उन्होंने 9 बार के हमले की चुनौती का सामना किया और बिना किसी नुकसान के छठे हमले को पार कर लिया। उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। मैं आपको इस द्वंद्व युद्ध के लिए अनुमति देता हूं। काल ने कंधे उचकाए और ग्रेटर बीस्ट फॉर्म में परिवर्तित हो गया। विश्व ड्रैगन के विशालकाय रूप के बजाय बिल्ली दानव रूप के आराम को चुना। चुनौती देने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपके पास कई रूपांतरण मंत्र हैं। इससे मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। काल ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही है। मेरे पास लगभग सभी स्थितियों के लिए एक फॉर्म है। फिर उसने चैंपियंस की तलवार निकाली और हैंड क्लॉ को धारण किया। चुनौती देने वाले ने 2 छोटी तलवारें निकाली और काल पर हमला कर दिया। काल बड़ी मुश्किल से हमले की ताकत झेल पाया और कुछ मीटर पीछे हट गया। तभी लामिया के अंगरक्षकों ने बीच में आकर चुनौती देने वाले पर अगल बगल से हमला कर दिया। उन तीनों के एक साथ लड़ने के कारण गति का अंतर केवल उसे लड़ाई में बनाए रखने के लिए पर्याप्त था और उसकी गति धीमी पड़ गई। लेकिन वो कोई युवा अमर नहीं था और वो केवल अचानक हमला करने के तरीके से कहीं अधिक जानता था। शैडो स्टेप या इसी तरह के किसी कौशल ने हमलावर को काल के ठीक पीछे ला दिया, जिसने नुकसान को कम करने के लिए रोल किया और फिर से अंगरक्षकों के दूसरी तरफ आ गया। इस बार थोड़ा और करीब, ताकि वे उसकी पीठ की रक्षा करने में मदद कर सकें। काल के जवाबी हमले के दौरान रैंड ने हवा में एक चाप बनाया और अमर योद्धा ने बड़ी आसानी से उसके नीचे से बचते हुए असंभव तरीके से खुद को घुमाया, लेकिन तभी एक अंगरक्षक ने उसकी आगे बढ़ने की गति को रोक दिया।
फिर से वो घूमा, हवा में नाचता हुआ लैमिया की पीठ पर एक वार किया जो शाश्वत बिजली अवरोध को पार करने में विफल रहा। ओह, वो उस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल अपने साथियों पर भी कर सकता है। द्वंद्व युद्ध में यह वाकई एक खतरनाक कौशल है, दर्शकों में से एक ने बुदबुदाया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, द्वंद्व युद्ध उसकी विशेषता नहीं है, वो तो एक चलती फिरती तोपखाना टुकड़ी की तरह है। डाना ने शांत स्वर में उत्तर दिया। और तुम? अमर ने पूछा, ये जानते हुए कि उसकी परीक्षा बाद में होगी, भले ही वो उस दिन न हो। मैं द्वंद्वयुद्ध में माहिर हूं, डाना ने सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया। अपनी क्लास स्किल्स की बदौलत वो काल से कहीं ज्यादा तेज थी। अपने गोलम्स और ऑटो पैरी की बदौलत वो इस मुकाबले में तलवारबाजी में हारने वाली नहीं थी। काल एक बार फिर पीछे हट गया, वो इस बहस में जीत हासिल करने में असमर्थ रहा। फिर उसने पृथ्वी हेरफेर का उपयोग करके अखाड़े के फर्श को नरम रेत में बदल दिया, जिससे चुनौती देने वाला आधा कदम लड़खड़ा गया, इससे पहले कि उसने एक गति कौशल को सक्रिय किया और हवा में चलते हुए हंसने लगा। ओह, अब समझ में आया, तुम्हारे पास कुछ गंदी चालें हैं। ये क्या है, दलदल? उसने सावधानी से चक्कर लगाते हुए पूछा। बस साधारण रेत, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दलदल भी बना सकता हूं, काल ने चिढ़ाते हुए कहा। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को बचाकर रखना चाहता था, क्योंकि जहां तक उसे पता था, ये अमर प्राणी एक दूसरे को चुनौती देना और अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना पसंद करते थे। अगर वो पहले ही दिन सब कुछ बता देता, तो उनके लिए उसकी कमजोरियों को भेदने का तरीका ढूंढना बहुत आसान हो जाता। एक बार जब उन्हें उसकी युद्ध शैली की बुनियादी बातें समझ आ जाती, तो द्वंद्व युद्ध में उसे हराना उनके लिए उत्तरोत्तर आसान हो जाता। लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी लगातार हमला करता रहा, और अंगरक्षकों की सहायता के बावजूद भी वह ठीक से वार नहीं कर सका। अब रणनीति बदलने का समय आ गया था। अखाड़े में 1 दर्जन हेलस्टॉर्म भंवर बन गए, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अलग खींचने की शक्ति थी जो हमला करते समय लड़ाके का संतुलन बिगाड़ देती थी और पूरे क्षेत्र को एक खतरनाक गतिरोध में बदल देती थी। शैडो सटेप ने हमलावर को निकटतम भंवर से दूर कर दिया, और काल ने इसमें फायरस्टॉर्म को जोड़ दिया, जिससे हवा में घोस्टफायर के जलते हुए अंगारे भर गए। इससे अमर व्यक्ति के चेहरे का भाव गंभीर हो गया। मैं समझ गया, तुम द्वंद्व युद्ध के विशेषज्ञ नहीं हो। उसने मजाक करते हुए एक तरफ छलांग लगाई और एक अंगरक्षक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। परिश्रम, बिल्कुल सही। मेरी अव्यवस्थित तकनीकों के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं कुछ भी न करके चुप नहीं रह सकता था। अमर प्राणी मुस्कुराया और उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की एक परत बना ली, जिसमें उसने किसी परिभाषित कौशल के बजाय शुद्ध प्रक्षेपित शक्ति का उपयोग एक बाधा के रूप में किया। यह एक बेहद दिलचस्प तकनीक थी, और काल सोचने लगा कि क्या वह भी इसे सीख सकता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके लिए सिस्टम की सहायता की जरूरत है, लेकिन अगर ये देखने में जितना आसान लगता है, उतना आसान न हो तो इसमें काफी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अमर प्राणी को तूफान से कोई नुकसान नहीं हो रहा था, और वह इतना फुर्तीला था कि बवंडर उसके लिए केवल मामूली परेशानी ही साबित हुए। लेकिन काल एक बात जानता था जो अमर ने अपनी सुरक्षा दीवार खड़ी करते समय नहीं सोची थी। उसकी पुनर्जीवन क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, और इस स्तर की लड़ाई में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। जब तक वो अपनी तकनीक नहीं बदलता, उसके हाथों के चारों ओर 10 कैओस ब्लास्ट बने, और काल ने उन्हें अखाड़े में फेंक दिया, जबकि 10 और वर्टेक्स के पीछे छिपी जगहों पर बन गए। 10 उसके हाथों से, 10 नहीं, और उसे कुछ उम्मीद थी कि वो अमर को चौंका सकता है और उसे एक जोरदार प्रहार करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन चुनौती देने वाला पीछे नहीं हटा। वो शक्ति के विस्फोट के साथ भड़क उठा, फायरस्टॉर्म और अधिकांश भंवरों को मिटा दिया, ठीक उसी समय जब कैओस ब्लास्ट्स में विस्फोट हुआ। उसके पीछे वाले ने उसके शरीर को एक लामिया की बाहों में उछाल दिया, जिसने असहाय प्रतीत होने वाले हमलावर को भाले से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी हमले की गति अभी भी इतनी अधिक थी कि वो इस स्थिति में भी सफल नहीं हो सकी। लेकिन इससे उसे टक्कर होते ही उसका शरीर पकड़ने का मौका मिल गया, और इसी से काल को कैओस ब्लास्ट से युक्त तलवार से वार करने का अवसर मिला। अमर प्राणी फिर से गायब हो गया, और काल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं यह अदृश्यता का जादू तो नहीं है, अपनी तलवार उस जगह से घुमाई जहां वह व्यक्ति था। फिर उसे अखाड़े के दूसरी तरफ देखा। ये लड़ाई छोटी नहीं होने वाली थी। अध्याय 1485 धीरे धीरे होने वाली हानि द्वारा काल ने अपने पीछे कैओस ब्लास्ट की एक लहर छोड़ी और अमर को गाली देते हुए सुनकर हंस पड़ा। उसने हमले के लिए सबसे अनुमानित जगह चुनी थी, जो काल की नजर से ओझल थी, लेकिन काल को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी। उसे बस निशाना लगाना था, और उसके पास इसके लिए पर्याप्त क्षमता थी।
काल ने महसूस किया कि अमर की जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव आ रहा है क्योंकि उसकी शक्ति अचानक बढ़ रही थी, और जैसे ही काल ने बचाव के लिए मुड़ा, शुद्ध शक्ति का एक तेज झटका चैंपियंस की तलवार से टकराया। प्रभाव इतना जोरदार था कि शाश्वत बिजली अवरोध टूट गया और उसके हाथ थोड़े सुन्न हो गए। लेकिन अमर के चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि यह अपेक्षित परिणाम नहीं था। डम 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 डम, कारा ने नाटकीय ढोल की धुन की नकल करते हुए यह मंत्रोच्चार किया। ओह, हमें एक अनोखे परिचय की जरूरत है। द्वंद्व युद्ध में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्तिगत थीम सॉन्ग, दियान ने कहा। ओपुल, हमें आपकी सहायता चाहिए। काल को थीम संगीत चाहिए। काल के कौशल पर 1 दर्जन क्रूर प्रहारों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन डाना ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह उसके कवच को खरोंचने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, जो उसके शरीर के साथ साथ फिर से बन गया। ये कैसी पागलपन भरी लड़ाई है। रैंक में लगभग 2 पायदान नीचे होने के बावजूद उसे कोई चोट नहीं पहुंच रही है, कबीले के एक सदस्य ने बुदबुदाते हुए कहा, जिससे दाना का ध्यान उन जानवरों की हरकतों से हट गया। उसे चोट लग रही है, लेकिन उसकी रिकवरी की गति उससे कहीं अधिक तेज है। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब पीछे बैठे एक आदमी ने चीखना शुरू कर दिया। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं, ये तो वर्ल्ड बॉस है। ये लोग वर्ल्ड बॉस को परिसर में ले आए। बिल्कुल पागल लोग हैं। शर्मनाक नाकामी, लेकिन पूरी तरह से योलो मोमेंट। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे और बुजुर्ग ने आह भरी, उसे माफ कर दो, वो एक मूर्ख है। उसकी दुनिया की व्यवस्था ने जादू रहित दुनिया से सामान्य श्रेणी के मनुष्यों को बुलाया और उन्हें एक व्यवस्था दी, लेकिन इसने उनके दिमाग पर कुछ असर डाला। नहीं, मैं भ्रम में नहीं हूं। नेम प्लेट देखो। नेम प्लेट, ये तब सामने आया जब उसे चोट लगी। ये पूरी तरह से 100% एक वर्ल्ड बॉस है। अब जब उसने इसका जिक्र किया, तो सिस्टम वाले ग्रहों से आए कबीले के सदस्यों ने, जो लगभग सभी थे, काल की जांच करने के लिए अपने इंटरफेस खोले, और उन सभी को एक ही बात पता चली। उसके नाम और हेल्थ बार के चारों ओर एक खास तरह का आकर्षक बॉर्डर था, जिससे साफ पता चलता था कि वह एक सामान्य इंसान नहीं था। क्या तुम्हें उसका नाम अजीब नहीं लगता? बड़े बुजुर्ग ने दाना से पूछा। उनका लहजा दृढ़ था क्योंकि उन्हें आखिरकार एहसास हो गया था कि शायद कोई समस्या है। हाँ, और यह कुछ समय से ऐसा ही है। उसके पास वह है जिसे हमारी दुनिया में एपिक ग्रेड का संविधान कहा जाता है, एक ऐसा कौशल जो एपिक ग्रेड से ऊपर है और उसकी सहनशक्ति को कालकोठरी के बॉस के स्तर तक बढ़ा देता है। सच कहूं तो, अगर वे बेहद शक्तिशाली नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि असेंडेड से नीचे के किसी भी इमॉर्टल के लिए उसे अकेले हराना संभव होगा। हमारे यहाँ अकेले ही रेड बॉस से लड़ना संभव ही नहीं है। मुझे अमर लोकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि माइथिक स्तर पर अपने ही रैंक के 10 लोगों के मुकाबले एक व्यक्ति से लड़ना एक बराबरी का मुकाबला था। बुजुर्ग ने आह भरी और 2 और अमर लोगों को रेत पर नीचे जाने का इशारा किया। मदद करो, हमें ये देखना होगा कि काल क्या कर सकता है, वरना हम उसे कबीले में ठीक से शामिल नहीं कर पाएंगे। काल यह महसूस करते हुए हंस पड़ा कि अगर उसके अंगरक्षकों को भी गिना जाए तो लड़ाई 3 बनाम 3 होने वाली है, और उसने अपने कवच को पुनर्जीवित होने का समय देने के लिए शाश्वत बिजली अवरोध को वापस ऊपर उठा लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसी स्तर का उत्पादन जारी रख पाएंगे, अगर नहीं तो आप थकान से हार जाएंगे, अमर ने मजाक में कहा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सहनशक्ति मेरी कमजोरी नहीं है। काल ने अपनी भौहें इशारे से हिलाई और अमर योद्धा ने उस पर एक बार फिर से जबरदस्त हमले किए, जिससे उसका कवच और उसकी सुरक्षा परत दोनों ही भेद गईं। मन ही मन याद रखना, उसे चुटकुले पसंद नहीं आते, या फिर आप उसकी पसंद की नहीं है। अंगरक्षकों ने नए आने वालों से मुकाबला करने के लिए अपनी स्थिति बदल ली और रैंड के हमलों के साथ सहयोग के पहले कुछ सेकंडों को विफल कर दिया, इससे पहले कि वे आमने सामने की लड़ाई में उतरें, जहां उनके सर्प के आकार के शरीर ने उन्हें स्पष्ट रूप से पहुंच का लाभ दिया। इससे लड़ाई फिर से आमने सामने की हो गई, लेकिन अमर योद्धा काल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था, जिससे नुकसान बढ़ता जा रहा था और वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। अवरोध खड़े कर दिए गए हैं, हालांकि चुनौती देने वाला भी ऐसा नहीं कर सका, और कैओस ब्लास्ट ने उसके शरीर पर सैकड़ों छोटे घाव छोड़ दिए थे, जिनसे उबरने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। अराजकता वो मूलभूत नियम नहीं था जिसे काल पूरी तरह से समझ पाया था, लेकिन वह इसके बहुत करीब था, और जब इसे माना हेरफेर के नियम के ऊपर लागू किया गया, तो इसने लक्ष्य के शरीर में ऊर्जा को सामान्य से भी अधिक अनियंत्रित कर दिया। उनकी लगातार चलने वाली लड़ाई काल के पक्ष में झुक रही थी, और हालांकि वह लगातार 2 बार लामिया को वापस बुलाने में कामयाब रहा था, लेकिन तीसरी बार जब वे पराजित हुए,
तो अमर लोगों ने आह्वान को रोकने की तरकीब सीख ली थी और फिर काल को तीनों से एक साथ लड़ना पड़ा, जिसका नतीजा उनके लिए उम्मीद के मुताबिक बुरा ही रहा। एक साथ तीन तरफ से हमला होने पर काल केवल एक हमले को ही रोक सका और बाकी हमलों को रोकने के लिए उसे अपनी सुरक्षात्मक दीवार पर भरोसा करना पड़ा या कौशल का उपयोग करते हुए अंधाधुंध निशाना साधना पड़ा। वह आश्चर्यजनक दर से माना ऊर्जा खर्च कर रहा था, लेकिन जितने हमले वह रोक पा रहा था उससे कहीं अधिक हमले उस पर हावी हो रहे थे। सभी अमर योद्धाओं ने एक साथ अभ्यास और प्रशिक्षण किया था, यहाँ तक कि वे कम से कम अपनी क्षमताओं को आपस में मिलाए बिना या हस्तक्षेप किए बिना हमला कर सकते थे। लेकिन असली फायदा ये था कि वे उसे एक असली कालकोठरी के बॉस की तरह मान रहे थे, जहां वे ऊर्जा बचा रहे थे और उसकी सेहत और ऊर्जा को धीरे धीरे कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, साथ ही उसे अपनी बड़ी क्षमताओं का उपयोग करने से रोक रहे थे। यह एक बेहद निराशाजनक रणनीति थी। काल ने माना हेरफेर के मूलभूत नियम के साथ माना दमन का उपयोग करके उस क्षेत्र में माना को नियंत्रित करने के बारे में सोचा, लेकिन वह उन तीनों से तलवारबाजी में जीत नहीं सकता था, चाहे वह अपनी क्षमताओं का उपयोग ही क्यों न कर ले। उनकी पाबंदियों को पार करने में उन्हें थोड़ा और समय लगेगा। इसलिए उसने अपने लड़ने के स्तर को बनाए रखा और उन्हें उसे थकाने दिया, और जब एक प्रहार ने अंततः उसके हाथ से तलवार गिरा दी, तब उसने जीत स्वीकार कर ली। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। विजेता काल नहीं है। शानदार प्लेसमेंट मैच। युवा अमर, हम आज शाम कबीले के भीतर अपनी स्थिति पर चर्चा करें। अब मिस डाना, कृपया चुनौती के मैदान में उनकी जगह लें। अध्याय 1486। जांच। जब काल और उनके प्रतिद्वंद्वियों ने थोड़ी राहत की सांस ली, तो वे हाथ में हाथ डालकर मंच से बाहर निकले और प्राथमिक उपचार शिविर की ओर चल दिए। नियमों का पालन करना पड़ता है। हर किसी में एम्फेटामाइन लेने वाले ट्रोल की तरह ठीक होने की क्षमता नहीं होती। हम में से कुछ लोग सचमुच घायल हो जाते हैं और वैसे ही पड़े रहते हैं, खासकर तब जब कोई अराजकता के मूलभूत नियम को ऐसे ही लागू करने लगे जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो। हर नियम के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसने अराजकता के नियम में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी व्यवस्था तत्व के एक राक्षस ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। काल ने कंधे उचका दिए। क्या अराजकता के पुनर्तः स्थापित शासन के साथ? अमर प्राणी ने पूछा। वो इस बात से भ्रमित था कि आखिर क्या हुआ होगा। उसने एक अर्धदेवता का स्वाद चखने की कोशिश की, वो भी तब जब वो जीवित था। अमर व्यक्ति का दम घुट गया और फिर वो अपने पैरों पर लड़खड़ा गया, बाल बाल शर्मिंदगी से बचा। अब उसने क्या किया? मेरा मतलब है, अपने नियम को जानने के लिए आपको अपने नियम के अनुसार जीना होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अव्यवस्थित है। वो जल्द ही उन्नति करेगी और अमर लोकों में हमारे साथ शामिल हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आपको उससे कभी न कभी मिलने का मौका जरूर मिलेगा। एक बार जान लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि वो वास्तव में बहुत प्यारी है। एक क्षण के लिए अमर ने सोचा कि जिसने पूरी तरह से अराजकता को अपना लिया हो वह कैसा होगा। फिर उसने फैसला किया कि वह इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचेगा। अपनी मानसिक शांति के लिए तो आपने अपनी पढ़ाई का विषय कैओस से बदलकर माना मैनिपुलेशन कर लिया है? उसने इसके बजाय पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी कैओस पर काम कर रहा हूं और मैंने रूल ऑफ फायर पर भी थोड़ा बहुत काम किया है। यह मेरी कक्षा का एक अनूठा पहलू है। कुछ अन्य पहलू भी हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन एक संपूर्ण नियम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तंबू पहुंचते ही काल ने कहा। रे ने दो चीजों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन बाकी किसी में भी इस तरह का कारनामा करने की कोई इच्छा नहीं थी। यहां तक कि दाना मेज भी दो मूलभूत नियमों के पीछे नहीं पड़ा था। पहले आप अंदर आइए, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। सफेद ड्रैगन धर्मगुरु, जो एक चिकित्सक थे, ने आदेश दिया। अगर आपके यहाँ नीले ड्रैगन हैं, तो शायद आपको उन्हें भी बुलाना चाहिए। अगर उन्हें किसी और से पता चलता है तो वे नाराज हो जाते हैं। चिकित्सक ने कंधे उचकाते हुए कहा। वे पैसे पर केंद्रित व्यापारी कबीले में रहने में विशेष रुचि नहीं रखते। हमें शायद ही कभी नया ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पहले से ही लाभदायक है। उनके शिल्पकारी, अनुसंधान या साधना समूहों में शामिल होने की संभावना अधिक होती है। कम से कम उन समूहों को कभी कभार गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लेकिन यह विषय बाद में चर्चा का विषय होगा। सबसे पहले, आपको ऐसा शरीर कैसे मिला जो इतनी तेजी से पुनर्जीवित हो सकता है? क्या ये कोई असाधारण कौशल है? दूसरा, आपकी सहन शक्ति, क्या ये भी एक कौशल है या ये पुनर्जीवन क्षमता का दुष्प्रभाव है? काल ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। इसका एक लंबा संस्करण है और एक छोटा संस्करण है। मैं छोटे संस्करण से शुरू करूंगा। मुझे एक दिव्य अवशेष मिला जिससे मुझे एक अद्वितीय शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई।
इसने हर स्तर पर मेरी क्षमताओं को अधिकतम कर दिया। फिर मुझे एक कौशल पुस्तक मिली जिससे मुझे एक असाधारण शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई। इन दोनों के संयोजन से मुझे अत्यधिक सहन शक्ति मिली। इसके साथ ही लिमिटेड इनवल्नरेबिलिटी जो मेरी सेहत के 10% तक नुकसान को कम करती है, और एक रीजनरेशन स्किल जो प्रति सेकंड मेरी कुल सेहत का 1% है, के संयोजन से मैं एक चलता फिरता डंजन बॉस बन गया। नोट बनाते हुए ड्रैगन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो बात समझ में आती है। ये बेहद जटिल है, लेकिन कम से कम समझ में तो आता है। कबीले के मुख्य उपचारक के रूप में मुझे जीवित रहने से संबंधित और कौन से कौशल जानने चाहिए? ठीक है, मेरे पास बैरियर है, और भी बैरियर है। नाइट हंटर है जो मुझे निराकार बना देता है। एक बैकअप रीजनरेशन कौशल है। फिर बेहेमोथ है, जिसका मैंने ड्रैगन रूप में उपयोग किया था, जो मेरे आकार के साथ साथ मेरे स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। शायद और भी कई कौशल हैं जिनके बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूं, जो मुझे मारना मुश्किल बनाने से सीधे तौर पर संबंधित है, लेकिन ये आवश्यक कौशल है। अपनी ही जगह पर लियो हंस पड़ा। अगर काल के पास कवच होता तो वह एक बेहतरीन कछुआ बन सकता था। रक्षात्मक कौशल के प्रति उसका रवैया तो बिल्कुल सही था। टैंक क्लास मिलना अच्छी बात है। इस दुनिया में भी कालकोठरी है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी दुनिया में है, और टीमों को हमेशा एक और टैंक की जरूरत होती है, दूसरे अमर प्राणियों में से एक ने सुझाव दिया। हाँ, तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। हमें बस एक टैंक की जरूरत है, और हम ज्यादा बार जा सकते हैं। कालकोठरियों से अनुभव प्राप्त करना ध्यान लगाने या रसायन शास्त्र की गोलियों के लिए सामग्री इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। दूसरे ने सहमति जताई। मैं कोई टैंक नहीं हूं। मैं काफी हद तक जीवित रह सकता हूं, लेकिन कालकोठरी में मुख्य टैंक बनने के लिए मेरे पास कोई कौशल नहीं है। मैं राक्षसों को ठीक ठाक इकट्ठा कर सकता हूं, और मैं वार झेल सकता हूं, लेकिन मेरे पास ढाल का उपयोग करने, बचने या उन्नत कौशल भी नहीं है। युद्ध शैली, मैं तो एक बेहद टिकाऊ रेंजर हूं, काल ने मजाक में कहा। किस बिंदु पर यह मायने रखना बंद कर देता है? यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, तो अधिकांश परीक्षणों में मुख्य टैंक के रूप में काम करने के लिए आपको वास्तव में कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस राक्षसों को अपने पास इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए, और आप यह अपने क्षेत्र कौशल के साथ कर सकते हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन आमतौर पर मैं अपनी पत्नी के साथ जाता हूं। हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए बेहतर है कि हम अपनी शक्ति के स्तर को एक ही गति से बढ़ाते रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो असंतुलन एक दूसरे के काम में बाधा डाल सकता है। जब आपका साथी किसी कालकोठरी में रहकर अपनी ताकत बढ़ा रहा हो, तो सटीक काम करना मुश्किल हो जाता है। यदि उन्हें बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है, तो इससे शिल्पकारी का प्रयास भी विफल हो सकता है। असफल। सफेद ड्रैगन मुस्कुराया। जानते हो, ड्रैगन देवताओं के अनुयायियों को एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित देखना आम बात नहीं है। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आज भी ऐसे जोड़े हैं जो अपने शाश्वत प्रेम के प्रति इतने समर्पित हैं कि वे अपने प्रियजनों को भी अपने से दूर रखना चाहते हैं। एक दूसरे को धोखा देने से बेहतर है मर जाना, विशेषकर यहाँ जहाँ शाश्वतता का अर्थ नश्वर लोगों की तुलना में काफी भिन्न है। चुनौती शुरू करने वाले अमर ने उत्साह से सिर हिलाया। यह एक रोमांटिक ड्रामा की तरह है। वीर नायक मरने को तैयार है बजाय इसके कि वह हार मान ले। उसका सच्चा प्यार उससे छीन लिया गया। काल हंस पड़ा। खैर, इसके लिए कोई अपनी जान दे देगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा तब नहीं हो सकता जब आप आधे हमलावर दल को अपने खाली हाथों से पीट पीट कर मार सकते हो। वैद्य सहमत हो गया। वैसे आप लड़ाई देखने जा सकते हैं। अध्याय 1487 कर्मचारियों को समझाएं। दाना की लड़ाई से पहले थोड़ी देर का विलंब हुआ, क्योंकि एल्डर्स ने अखाड़े को उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया, और गैर रैंक वाले अमर लोगों ने इस बात पर दांव लगाया कि दाना की युद्ध शैली और शक्ति का स्तर क्या होगा। वे जानते थे कि उसकी वास्तविक तरक्की काल की तरक्की से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके कौशल ने उसे हराना बेहद मुश्किल बना दिया था। अगर उसके पास कुछ हद तक सामान्य कौशल होते, तो उससे लड़ना शायद इतना बुरा अनुभव न होता। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। क्या आप अपने प्रतिद्वंदी के लिए कोई अनुरोध करना चाहेंगे? जब बुजुर्ग ने देखा कि अंतिम प्रतियोगी चिकित्सकों के तंबू से बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा। बस ये सुनिश्चित कर लें कि वे युद्ध विशेषज्ञ हों। मैं मिस्टिक ब्लेड मास्टर हूं, एक बैटल मेज, दाना ने समझाया। इससे योद्धा उत्साहित हो गए। द्वंद्व युद्ध में जादूगरनी का कमजोर न पड़ना आम बात थी। अगर वो तलवार चलाना जानती थी, तो शायद वो उनके मित्र समूह में शामिल होने के योग्य हो सकती थी, यह मानते हुए कि वो अपने पति के लगभग समान स्तर पर थी।
क्योंकि अमर आत्मा के बिना भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि काल सामान्य अमरों की श्रेणी में नहीं था। क्या तुम गोलेम को बुलाने जैसा कोई घिनौना काम करने वाले हो? योद्धाओं में से एक ने पूछा। निस्संदेह, आखिर मैं एक जादूगर हूं। अगर मैंने कम से कम कुछ गोलेमों को बुलाकर आग का गोला नहीं फेंका तो वे मेरा यूनियन कार्ड छीन लेंगे। योद्धा हंसा और रिंग में कूद गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दाना मुस्कुराई और उसने 2 एपिक गोलेम को डार्क एल्विन राजाओं के रूप में अखाड़े में बुलाया, जबकि भीड़ ने उसकी खेल भावना की कमी पर हूटिंग और उपहास करना शुरू कर दिया। ये ज्यादातर सौहार्दपूर्ण था, लेकिन अन्य नवस्थापित अमरों में कुछ ईर्ष्या भी थी, जिनके पदोन्नति के अवसर समाप्त होते जा रहे थे। जब ऐसे लोग मौजूद हों तो वे सबसे निचले स्तर से बाहर कैसे निकल सकते थे? इस औरत से निपटने के लिए भी हमें शायद 3 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये कहना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यह मुहावरा आमतौर पर चुड़ैलों के लिए इस्तेमाल होता है। वरिष्ठ सदस्यों में से एक ने रूखे लहजे में कहा। बड़े बुजुर्ग ने आंखें घुमाई। जरूर, ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। 2 और लोगों को अखाड़े में भेजो। अगर नहीं भेजा तो वो 2 बौने किसी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दोनों राजाओं ने घोर तिरस्कार के साथ उसकी ओर देखा। भले ही उन्होंने पहले कभी अमर स्तर पर युद्ध न लड़ा हो, लेकिन वे डार्क एल्व्स के राजा थे। दाना मैच द्वारा बुलाए गए एपिक गोलेम थे। एक अकेला साधारण अमर योद्धा उन्हें अपनी मनमर्जी करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 2 और लोग लड़ाई में शामिल हो गए और दाना ने उन्हें शुरू करने का संकेत दिया। योद्धा इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उनकी कला का प्रदर्शन आंखों की पहुंच से परे था, लेकिन राजा पहले ही जा चुके थे और 2 तलवारों के मूठ एक ही क्षण में 2 खोपड़ियों पर लगे। फिर वे बचे हुए योद्धा की ओर मुड़े और एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। रुको, तुम तीनों तंबू की ओर चलो। हमें उन चीजों से लड़ने के लिए एक बेहतर टीम की जरूरत है। हमें तो जादूगर को कार्रवाई करते देखने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, गोलेम उसकी शक्ति का पुख्ता सबूत है, लेकिन हमें अभी भी उसके युद्ध कौशल का मूल्यांकन करना होगा, एल्डर ने जोर देकर कहा। मैं उन्हें बर्खास्त कर सकता हूं या उन्हें किनारे खड़ा कर सकता हूं। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरी तलवारबाजी की क्षमता कैसी है, तो अब ये जानना काफी आसान है, क्योंकि हर कोई एपिक गोलम्स की शक्ति को समझता है। ये कहना कि वे समझ गए थे अतिशयोक्ति होगी। उन्होंने उन्हें 1 सेकंड से भी कम समय के लिए क्रियाशील होते देखा था, लेकिन अमर लोगों के लिए इतना समय एक मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए काफी था। उनकी आधारभूत शक्ति स्तर का ऐसा करो, इससे हम सबका कुछ समय बचेगा। दाना ने अल्फ्स को सिर हिलाकर इशारा किया, जो इस विश्वास के साथ अखाड़े के किनारे की ओर बढ़ गए कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे दाना को बचा सकते हैं। बुजुर्गों के इशारे पर एक और अमर योद्धा अखाड़े में आ गया। ये योद्धा देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसने युद्धों का काफी अनुभव कर लिया हो। वह अधेड़ उम्र का था और धूप में रहने से उसकी त्वचा सख्त और खुरदरी हो गई थी। लेकिन अमरलोक में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं था। उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि वह आदमी लगभग 1000 साल का था, और यह उसकी दिखावट की तुलना में उसके कौशल के लिए कहीं अधिक प्रासंगिक था। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी तलवार निकालकर सीधे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिससे हवा में चिंगारियां उड़ने लगी और दाना की तलवार ने बड़ी कुशलता से हर वार को रोक दिया। तलवारों की आवाज अखाड़े में गूंज रही थी और बाकी सब लोग सन्नाटे में आ गए। एक कौशल सक्रिय करते ही अमर योद्धा ने अपनी गति बढ़ा दी और दाना की तलवार इतनी तेज हो गई कि मानो धुंधली सी दिख रही हो। ऑटो पैरी की मदद से उसका हमला हर बार लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता था, जबकि दाना उसकी युद्ध शैली के अनुसार खुद को ढाल लेती थी। वॉर बीस्ट का उपयोग करने से वह अपने लोमड़ी जैसे रूप का और भी अधिक रोएदार संस्करण बन गई, लेकिन इससे उसे वही महाकाव्य जैसी शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई जो काल को प्राप्त थी। हालांकि ये गति और चपलता पर केंद्रित थी। दाना ने अपने प्रतिद्वंदी की युद्ध शैली को सीखते हुए एक लय पकड़ ली और फिर आर्कन मिजेलस मंत्र के आधार पर, लेकिन माना कि अपनी समझ के अनुसार, अपने हमलों में आर्कन एलिमेंट की शक्ति जोड़ना शुरू कर दिया। चालाकी। इसके परिणामस्वरूप अखाड़े के चारों ओर उड़ने वाली चिंगारियों में वृद्धि हुई, साथ ही बहुत अधिक मात्रा में बची हुई माना ऊर्जा भी उत्पन्न हुई, जिसका उपयोग वह द्वितीयक हमले के रूप में कर सकती थी, और उसके प्रतिद्वंद्वी को तुरंत पता भी नहीं चलता कि वह एक कौशल विकसित कर रही है। अंततः आगे बढ़ने का मौका पाकर दाना ने एक गति कौशल को सक्रिय किया, हवा में चलने का इरादा रखते हुए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक अमर होने के नाते ये संभव नहीं था। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, वो बिना किसी कौशल के उड़ सकती थी। इससे लड़ाई को एक नया आयाम मिल गया और उसने अपने चित्र बनाना शुरू कर दिया।
प्रतिद्वंद्वी को जमीन से ऊपर उठा दिया जाता है, जहां बची हुई माना शक्ति हर दिशा में एकत्रित हो सकती है और हमला करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर सकती है। अध्याय 1488 दाना का द्वंद्व युद्ध। जब बूढ़े अमर को दाना की करतूतों का एहसास हुआ तो उसने लगभग संतुष्टि की सांस ली। वह हवा में व्याप्त माना ऊर्जा को महसूस कर सकता था और दाना का उस पर नियंत्रण उसे बिखरने से रोक रहा था। उसकी लड़ने की शैली सुरुचिपूर्ण और घातक दोनों थी, अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थी, अपने साथी के विपरीत, जो एक अभेद्य दीवार की तरह था जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। उसकी फुर्तीली पद्धति उसे कहीं अधिक पसंद आई और उसने फैसला किया कि यदि वो तैयार हो तो वो उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा, ताकि उसे तलवारबाजी के कौशल का एक विस्तृत सेट सिखा सके। ऐसा नहीं था कि उसकी क्षमता में कोई कमी थी, लेकिन उसकी शैली सीमित थी, जो स्पष्ट रूप से उसकी प्रणाली से प्राप्त हुई थी, न कि सदियों के अनुभव से निखरी थी। यह एक ऐसा अंतर था जिसे वो जल्द ही कठिन तरीके से सीखने वाली थी। जैसे ही दाना जाल बिछाने की तैयारी कर रही थी, अचानक माना शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और उसके प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शैली पूरी तरह से बदल गई, जिससे वो फिर से रक्षात्मक स्थिति में आ गई और उसके हमलों का सामना करने के लिए संघर्ष करने लगी। तुम्हारा रक्षात्मक कौशल अद्भुत है, लेकिन ये तुम्हारी तलवार से बचाव करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब मैं कई दिशाओं से हमला करूं, तो तुम क्या करोगे? उसने थोड़ा कम स्वर में पूछा। उन्हें अपनी जिज्ञासा से ज्यादा उसकी रैंकिंग की चिंता थी। दाना मुस्कुराई और ब्लेड स्टॉर्म को सक्रिय किया, जिससे उसके चारों ओर रक्षात्मक संरचना में 10 और ब्लेड बन गए। अमर प्राणी हंसा और उसने लेजर की तरह उसकी ओर प्रकाश के हजारों बिंदु दागे, जिससे दाना को उनमें से अधिकांश से बचाव के लिए एक अवरोध खड़ा करना पड़ा, जिसे तलवारें रोक नहीं सकी। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने ब्लेड स्टॉर्म को आक्रमण मोड में डाल दिया, जबकि वो मैन्युअल रूप से एरिया अटैक से बचाव कर रही थी और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही समय में 1 दर्जन हमलों से बचाव करने के लिए मजबूर कर दिया। वाह, आप किसी भी ब्लेड के माध्यम से कौशल को सक्रिय कर सकते हैं। यह एक शानदार तरकीब है। दाना ने देखने में तो एक शालीनतापूर्ण प्रणाम किया, लेकिन असल में वह एक लात थी, जिसका मकसद उसे हवा में ही असंतुलित करना और उसे ब्लॉक करने से रोकना था। उसके पास पलटवार करने के लिए सांस लेने का भी समय नहीं था। वो उसकी ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष करते हुए केवल और हमले कर रही थी। आपकी सहनशक्ति और मजबूती भी अविश्वसनीय है, और आपकी उपचार क्षमता, मैं कहूंगा कि ट्रोल जैसी पुनर्जीवन शक्ति या उसके समकक्ष, एक महाकाव्य स्तर के रूपांतरण के साथ, हाँ, आप यहां बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। दाना हंस पड़ा और उसने अपने हमलों में थोड़ी नरमी बरती, क्योंकि वो लड़ाई खत्म नहीं करना चाहता था। आपको देखना चाहिए कि जब हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। अमर रुका, ये तो वाकई डरावना है। उसके अंगरक्षक, तुम्हारे डार्क एल्व्स और तुम दोनों, ये तो एक ही जगह पर पूरी परीक्षा की चुनौती के बराबर है। बुजुर्गों, मुझे लगता है कि इन दोनों को स्पिरिट इमॉर्टल रैंकिंग में शीर्ष पर रखना सुरक्षित रहेगा। वास्तविकता में वे वॉयड इमॉर्टल रैंकिंग में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन कबीले ने उन्हें वास्तविक प्रगति के आधार पर अलग कर दिया, इसलिए वे जो उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते थे, वो स्पिरिट इमॉर्टल चार्ट के शीर्ष पर था। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। क्या कोई ऐसा है जो इस रैंकिंग को चुनौती देना चाहता है? उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर एक टैबलेट के आकार के उपकरण को सक्रिय किया जिसने उनकी आंतरिक रैंकिंग को अपडेट किया। नए सदस्यों के लिए न्यू होम मर्चेंट क्लैन की आंतरिक रैंकिंग में शीर्ष पर आपका स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सामने कई रोचक दिन आने वाले हैं, एल्डर ने घोषणा की। रुको, सबसे ऊपर कौन है? बाकी लोगों में से एक ने पूछा। काल ने दाना की ओर इशारा करते हुए कहा, जब पत्नी शीर्ष पर रहना चाहती है तो उसे वही मिलता है। दाना मुस्कुराई और अपने कान हिलाए, जबकि कई युवा अमर लोग खुशी से चिल्लाने लगे और ताने मारने लगे। महान, हास्यबोध से भरपूर और थोड़ी विनम्रता भी बुरा मेल नहीं है। अगर आप शाम को आराम करना चाहते हैं तो अपने कमरे में लौट सकते हैं, अगर नहीं तो 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में हम सब मिलकर भोजन करेंगे। कुल की रसोई प्रतिदिन 3 बार खुलती है। अगर आप खाना नहीं बनाना चाहते तो आपको खुद खाना बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हमारे पास मनुष्य है, बड़े बुजुर्ग ने समझाया। मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक लोगों से मेलजोल रखेंगे। हर किसी से मिलने पर उसका नाम न दिखना एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी का नाम याद रखने की कोशिश नहीं की थी, काल ने समझाया। उसके इस खुलासे पर कबीले के बाकी सदस्य हंस पड़े। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां आप किसी का भी नाम बस देखकर जान सकते हैं, आपको अजनबियों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि वे कौन हैं,
या यहाँ तक कि जान पहचान वालों के नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं थी। यह ऐसा था जैसे अपने घर के पास किसी जगह का पता याद रखना। किसी को परवाह नहीं थी क्योंकि सब जानते थे कि वो जगह कहाँ है। जेफ और न्यान एक साथ आए और दिव्य बिजली ड्रैगन ने दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। आपको इस पर काम करना होगा, कुछ सिस्टम संगत होने चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसे सदस्य हैं जो आपके नाम और बुनियादी जानकारी देख सकते हैं। हालांकि कई लोग या तो सिस्टम उपयोगकर्ता नहीं है या किसी असंगत सिस्टम से आए हैं। वैसे यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। इस दुनिया के अधिकांश अमर प्राणी इसी दुनिया में पैदा हुए हैं और उन सभी में एक ही प्रणाली है जिसे विश्व ड्रैगन ने बनाया था। इसलिए कबीले के बाहर आपको नाम खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों, रात के खाने पर आइए, मैं आपको कुछ और नए लोगों से मिलवाऊंगी। मेरा मतलब है, तकनीकी रूप से आप आध्यात्मिक चार्ट में सबसे ऊपर हैं, लेकिन आप अभी भी नए हैं, इसलिए मुझे लगता है ये गिनती करता है। किसी भी तरह से आपको अपने पड़ोसियों के अलावा और भी लोगों से मिलना चाहिए, न्यान ने आगे कहा। डाना ने कैटगल के सिर पर थपथपाया। तभी जब तुम मुझे अपना असली नाम बताओगी। जेफ हंसा और उसकी कमर में गुदगुदी की। हाँ, उन्हें अपना असली नाम बता दो। न्यान ने उसे जीभ चिढ़ाते हुए कहा, देखो, मेरी दुनिया भी उस मूर्ख जैसी ही है। हमें उस दुनिया में ये सोचकर बुलाया गया था कि यह एक खेल का हिस्सा है, इसलिए हमने गेमर उपनाम चुने और सिस्टम ने उन्हें हमारे असली नाम बना दिया। बदलने का कोई विकल्प नहीं है। और आपका नाम क्या है? डाना ने जोर देकर पूछा। सुंदर बिल्ली। दाना की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ओह, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एकदम सही दोस्त मिल गई है। वो शायद बिना पूछे ही तुम्हारा नाम भी बता दे, लेकिन वह भी इंसान है, इसलिए हम मिलने से पहले थोड़ा समय निकाले। मुझे ये नाम पसंद है, प्यारी बिल्ली, और संक्षेप में न्यान। दाना ने वही प्यारा सा पोज बनाया जो न्यान ने पहली बार अपना परिचय देते समय बनाया था, और बिल्ली खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे पता था कि ऐसा करने पर यह और भी प्यारा लगेगा। लोमड़ियों में एक खास आकर्षण होता है। कौशल। अध्याय 1489 भोजन कक्ष। न्यान उन्हें गलियारे से होते हुए उस जगह ले गया जिसे काल ने भोजन कक्ष समझा, लेकिन जाने से पहले उसने उन्हें कुछ प्रारंभिक जानकारी भी दी। ठीक है, क्लैम के साथ आपको हमेशा की तुलना में बहुत आसानी होगी। आपने वास्तव में अपना पहला रैंकिंग ड्यूल जीत लिया है, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। यहाँ सिर्फ सत्ता ही ऐसी चीज है जिसका लोग सम्मान करते हैं, और वो आपके पास है। हालांकि आपको अभी भी कुछ मतभेद देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, रसोई में कुछ नश्वर सेवक हैं। उनसे बात न करें। सार्वजनिक रूप से बोलना नियमों के विरुद्ध है। आप चाहें तो उन्हें भौंकने या म्याऊं करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनसे बात करना मना है। इसके अलावा जनजात अमर लोग काफी घमंडी होते हैं। फिलहाल हमारे आसपास ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आपको तुरंत ही गुटों का पता चल जाएगा। आप चाहें तो उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। आप शक्तिशाली हैं और उनमें से कुछ आपसे पद में नीचे हैं, लेकिन इससे लगभग निश्चित रूप से झगड़ा होगा, जिसमें वे अपने किसी ताकतवर दोस्त को अपनी तरफ से लड़ने के लिए बुला लेंगे। आप काफी मजबूत हैं, लेकिन कई पुराने ट्रूबॉर्न पहले से ही असेंडेंट हैं। आमतौर पर यहीं पर उन्हें अड़चन आती है। आरोहण की शुरुआत है। देखने में तो ये काफी आसान लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो यह और भी कठिन हो जाता है। शायद 1000 अमर प्राणियों में से एक ही सर्वोच्च अमरता की अवस्था तक पहुंच पाता है, और उनमें से भी कुछ ही इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं कि सर्वोच्च अमर बन सकें। वे जितना करीब आएंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि उन पर किसी वास्तविक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हमला किया जाएगा ताकि उन्हें खतरा बनने से रोका जा सके। इसी कारणवश आपको बहुत कम पीक इमोर्टल्स देखने को मिलते हैं। या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या वे अपनी साधना पूरी करने और सर्वोच्च रैंक तक पहुंचने के लिए एक गुप्त आयाम में चले जाते हैं। यहाँ हमारे पास 2 शिखर अमर है, ये तथ्य। इसी कारण से क्लैन हॉल में सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है। अगर कोई उनके पीछे आता है तो उनके पास बैकअप मौजूद है। इसीलिए दोस्त बनाना जरूरी है। यहाँ तो हम सब नामात्र के लिए एक ही टीम में हैं, लेकिन बाहर वो बिल्कुल अलग बात है। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा जिस पर उन कुलों और संप्रदायों के चिन्ह होंगे जिनसे हम जुड़े हुए हैं। बाहर जाने से पहले आपको इसे याद करना होगा। इसके अलावा मैं बस इतना दोहराना चाहता हूं कि आप बेवजह गुस्सा होकर लाठी के लिए झगड़ा शुरू नहीं कर सकते। सच में, अगर आप सच्चे वंशजों का पक्ष लेंगे तो वे बहुत नाराज हो जाएंगे। अगर आपको कोई पसंद आए तो आप उसे पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं और उसके विकास में मदद कर सकते हैं। काल ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा और न्यान ने सिर हिलाया।
हाँ, मुझे यहाँ एक नश्वर प्राणी के रूप में लाया गया था, और जब तक मैं आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं हो गया, तब तक मुझे एक पालतू जानवर की तरह रखा गया। लेकिन ये बुरा नहीं है, खाना काफी अच्छा है, और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात के बावजूद हर कोई बुरा इंसान नहीं है। काल ने डाना को आंख मारी, जिस पर डाना हंस पड़ी। अरे, तुम्हें उसे ये नहीं बताना चाहिए था। वो पक्का किसी प्यारे से जानवर को गोद लेगा और फिर उसे कैओस बैजर को एक नए दोस्त के रूप में दे देगा। कैओस बैजर? क्या आप किसी कैओस बैजर को जानते हैं? मैं लोगों को यह नहीं बताऊंगा। वे मुसीबत हैं। दाना ने बिल्ली जैसी दिखने वाली उस लड़की के सिर पर थपथपाया, और जिस तरह से वो स्नेह से पिघलती हुई प्रतीत हो रही थी, उसे देखकर उसे बहुत आनंद आया। वो काल की एक करीबी साथी है, और वो अभी तरक्की की प्रक्रिया में है, लेकिन वो आखिरकार सभी से मिलने आएगी। न्यान ने बस आह भरी और उन्हें भोजन कक्ष की ओर ले गई, जबकि जेफ ने उस पर हंसने की कोशिश नहीं की। जेफ ने दरवाजा धक्का देकर खोला, जबकि न्यान उन्हें अंदर ले गई, और बर्तनों की एक आखिरी खड़खड़ाहट के साथ कमरा शांत हो गया। सभी अमर ये देखने के लिए उत्सुक थे कि काल और डाना कैसी प्रतिक्रिया देंगे, वे किस समूह में शामिल होंगे, और वे अन्य जागृत अमरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ उम्र का कोई महत्व नहीं था, और सैकड़ों हजारों साल का जीवन जी चुके अधिकांश लोग भी नौसिखियों जैसा बर्ताव किए जाने के आदी नहीं हो पा रहे थे। बनीस, दाना ने फुसफुसाते हुए कहा, जब उसने कर्मचारियों को इधर उधर भागते देखा। लोट्स पागल हो जाएगी। काल ने सहमति जताते हुए कहा, फिर कमरे की ओर मुड़ा। सभी को नमस्कार। द्वंद्वयुद्ध के दौरान गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मैं आप में से कई लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, उसने घोषणा की। दाना ने कुछ परिचित चेहरों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जबकि अमर लोग काल के अभिवादन को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो व्यंग्य कर रहा था? क्या वो वास्तव में द्वंद्वयुद्धों से नाराज था, जबकि वे एक महत्वपूर्ण परंपरा थी? या क्या उसे लड़ाई में मजा आता था और वो सचमुच दोस्त बनाना चाहता था? अगर ऐसा था, तो वो निश्चित रूप से अजीबोगरीब लोगों की श्रेणी में आ जाएगा। क्या उसे यह नहीं पता था कि वे अत्यंत सीमित संसाधनों और अवसरों के लिए एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे? या फिर उसने उन्हें खतरा नहीं समझा और इसीलिए उनके साथ मित्रता न करने का कोई कारण नहीं देखा? वे लोग काल की तुलना में उस सजा के बारे में कहीं अधिक गहराई से सोच रहे थे। उन्होंने उन्हें केवल मानक राजनीतिक शिष्टाचारपूर्ण अभिवादन दिया था। काल की निराशा के बावजूद कमरा एकदम शांत रहा। उसे उम्मीद थी कि बदले में कम एक दो विनम्र अभिवादन तो होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर यहां ऐसा करना रिवाज नहीं था। लेकिन चुप्पी का कारण परंपरा नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि वह एक बेहद खूबसूरत लोमड़ी के बच्चे जैसे दिखने वाले अमर प्राणी के बगल में खड़े होकर भ्रामक दोहरी बातें कर रहा था, और अन्य ढंग से खरगोश के एक सेवक को सहला रहा था। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं था, बेहद ईर्ष्या करने लायक? जब भी कोई उनके पास आता, खरगोश अक्सर भाग जाते थे क्योंकि कई अमर लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। लेकिन यहां आने के पहले ही दिन उसे मुलायम खरगोश के कानों को सहलाने का मौका मिला। वेटर भी बाकी सब की तरह ही हैरान थी। वो उसका ऑर्डर लेने आई थी, और अचानक ही उसने उसके कानों को इतने प्यार से सहलाया कि वो सुन्न पड़ गई। ये तो सिस्टम की ही कोई खास खूबी होगी, लेकिन सिर थपथपाने की कला किसे आती है? वो एक खतरनाक इंसान था, लेकिन वो इतना सुरक्षित और दोस्ताना लगता था कि वो उससे दूर नहीं रह पाती थी। दाना ने उसे बचा लिया ताकि वो काम पर वापस जा सके। काल को पता भी नहीं चला कि उसने उसे अपने वश में कर लिया है। ये बस एक सहज क्रिया थी, और उसकी क्लास स्किल्स की शक्ति ने खरगोश की जीवित रहने की प्रवृत्ति पर काबू पा लिया था। चलो बैठने की जगह ढूंढते हैं, यहाँ बहुत सारी खाली जगहें हैं, जेफ ने सुझाव दिया। अन्य अमर प्राणियों की निगाहें उसके प्रति घृणा और दया का मिलाजुला भाव लिए हुए थीं। वो जन्म से ही अमर था, एक दिव्य बिजली ड्रैगन होने के नाते। हालांकि वह अपंग था और जीवन भर शक्ति रैंकिंग में लगभग सबसे नीचे ही रहा। यह एक अजीब जगह थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा न्यान की तुलना में कहीं बेहतर थी, भले ही वो कहीं अधिक लोकप्रिय थी। अध्याय 1490 तालिका का चयन करना। काल ने फैसला किया कि टेबल चुनना भी एक परीक्षा थी। कमरे में जगह जगह समूह बने हुए थे, और कुछ सीटें स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आरक्षित थीं जो अभी तक नहीं आया था। अगर वो उन सीटों पर बैठता, तो वहां आमतौर पर बैठने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता। लेकिन कहीं और बैठने का मतलब होता कि वो किसी गुट से जुड़ रहा है, या फिर अकेला रहने का रास्ता अपना रहा है और कूड़ेदान और रसोई के प्रवेश द्वार के बीच कोने में बैठ रहा है। वहां टेबल क्यों थी? क्या ये किसी तरह के उत्पीड़न का मामला था? फिर उसे एकदम सही मेज नजर आ गई। उन सभी के पास सिस्टम इंटरफेस नहीं थे जिन्हें काल देख सकता था,
लेकिन काल ने कई ड्रैगन गॉड क्लेरिक्स, कुछ बीस्टकिन और ड्रैगन प्रजाति के योद्धाओं और एक ऐसी महिला को पहचाना जो फर बिकिनी में बरसका जैसी दिख रही थी, जिसे देखकर ओफिलिया हंस पड़ती। बियर टोटेम बरसका की एक फीकी नकल, टेबल पर उनके लिए काफी जगह बची थी, और जब वो उनकी तरफ मुड़ा तो वे घबराए नहीं। क्या आपको कोई आपत्ति है? उसने मेज पर बैठे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, एक दिव्य अग्नि ड्रैगन योद्धा से पूछा। बिल्कुल नहीं, आओ और बैठो, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूं, अवतार। कुछ अन्य मेजों पर बैठे लोग निराश तो दिखे लेकिन समझ भी गए। अगर काल ड्रैगन देवताओं में से किसी एक का अवतार था, तो ये स्वाभाविक ही था कि वो सबसे पहले उनके पास गया। तुम नश्वर दुनिया में किस देवता के अवतार थे? काल के मेज के पास से गुजरते समय एक क्रोधी दानव ने पूछा। विश्व ड्रैगन, मैंने लगभग टोटेम रैंक का दर्जा हासिल किया और अपनी उन्नति के दौरान इसे बनाए रखा। इससे कई अमर लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन इससे उनकी युद्ध शैली के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हो गया। उनका वह विशालकाय ड्रैगन रूप केवल उनका जन्मजात रूप नहीं था, बल्कि विश्व ड्रैगन के अवतार होने के कारण उनका आकार और भी बढ़ गया था। दरअसल इसका संबंध थोर के प्रभाव और उसकी असाधारण शारीरिक क्षमता से अधिक था, लेकिन काल का ड्रैगन रूप बेहेमोथ का उपयोग किए बिना भी विशाल था। दिव्य अग्नि ड्रैगन ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं जिन हूं, कबीले के सुरक्षा बल प्रशिक्षण का प्रमुख। ये अलीशा है, उसके पहनावे पर ध्यान मत दीजिए। वो अग्नि तत्व की अंश है और इतनी ज्यादा गर्मी उत्सर्जित करती है कि पूरे कपड़े पहनना उसके लिए असहज होता है, या कम से कम वो ऐसा कहती है। फिर आते हैं ब्रदर चिन, सफेद ड्रैगन, और अर्गोथ, वेयरवुल्फ। समूह अभियानों में चिन हमारा अधिकांश उपचार करता है, और अर्गोथ टीम में काम करते समय हमारा मुख्य रक्षक होता है। कबीले में हमें पद के आधार पर अलग नहीं किया जाता, क्योंकि अमर लोकों में होने वाली परीक्षाओं में आमतौर पर कठिनाई के विभिन्न स्तर होते हैं, साथ ही आंतरिक प्रतिबंध भी होते हैं। इसलिए सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए आपको वरिष्ठों और कनिष्ठों को एक साथ लाना होगा। ये कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है, ये देखते हुए कि अमर लोग आपस में कितनी बुरी तरह से काम करते हैं। दाना मुस्कुराई, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि उदार वरिष्ठ नागरिकों के साथ की जाने वाली वो सैर सपाटे वास्तव में नए अमर लोगों की मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है। जिन ने उदास होकर हंसते हुए कहा, सिर्फ नए वाले ही नहीं, स्थानीय मानकों के हिसाब से ड्रैगन क्लेरिक्स काफी ईमानदार लोग हैं, लेकिन फिर भी बाहर सावधान रहना। और आपका बचाव, इस दुनिया में हर चीज जानलेवा हो सकती है अगर आप अपनी सुरक्षा में ढिलाई बरतते हैं, खासकर ऐसे मुकदमे में जहां संसाधन दांव पर लगे हों। न्यू होम मर्चेंट क्लैन में ज्यादातर अनाथ बच्चे हैं, ऐसे अमर लोग जिन्हें उनके मूल संप्रदाय से निकाल दिया गया था, ऐसे नश्वर लोग जो अभी अभी जागृत हुए हैं, और इसी तरह के अन्य लोग। ये ऐसे लोग हैं जो आपके सामने मुस्कुराएंगे, फिर मौका हथियाने के लिए आपकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। वो कमरे के उस पार देख रहा था, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा था जिसने उसे नाराज किया था। दाना ने सिर हिलाया, अब मुझे समझ आ गया। ऊपरी तौर पर तो सब सहयोगी लगते हैं, एक ही कबीले के सदस्य, एक ही टीम के, लेकिन जब कोई देख नहीं रहा होता, तो उनमें से ज्यादातर लोग आगे बढ़ने के जरा से मौके के लिए हत्या और चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाते। तुम उतने भोले नहीं हो जितना दिखते हो। अमर लोगों का यही नियम है। साथ ही तुम दोनों अपनी आभा को नियंत्रित कर रहे हो। यहां ऐसा मत करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और यह कमजोरी और समर्पण का संकेत है। न्यान ऐसा करती है, लेकिन यह उसकी एक तरह की सनक है। क्या किसी ने जिक्र किया है कि जिस दुनिया से वह आए है, वहां की व्यवस्था ने उनके दिमाग पर अजीबोगरीब असर डाला था, या शायद शुरुआत में वह सिर्फ पागलों को ही बुलाती थी? दोनों ही मामलों में वो और वो मूर्ख दोनों ही अजीबोगरीब लोग हैं। न्यान ने बस कंधे उचकाए और नौकरों से अपना खाना स्वीकार कर लिया, जिन्होंने 1 सेकंड से भी कम समय में चारों प्लेटें रख दी और फिर मानो पृष्ठभूमि में गायब हो गए। क्या उसका कोई नाम नहीं है? काल ने पूछा। हाँ, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, इससे तो वो और भी बेवकूफ लगता है। अगर उसका उपनाम पहले से ही इतना बुरा था, तो यह एक उपलब्धि थी। न्यान ने उसकी तरफ देखते हुए खिलखिलाकर हंस दिया। वे दोनों एक ही दुनिया से आए थे, इसलिए वो अपने सिस्टम इंटरफेस से उसका नाम देख सकती थी। ये स्पष्ट रूप से बुरा था, प्रिटी किटी से भी बदतर, वरना वो उस पर हंसती नहीं। ये कूड़ेदान वाली मेज किस लिए है? डाना ने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण पूछा। अब और नहीं। ओह, ये स्पिरिट रैंकिंग में आखिरी स्थान के लिए आरक्षित टेबल है। यह उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, या कुछ और? जिन ने तिरस्कारपूर्वक हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया। रैंकिंग में सबसे नीचे वाले ज्यादा देर तक नहीं टिकते।
बाकी लोग आमतौर पर उन्हें मजबूत होने के अवसर प्रदान करते हैं और वे कुछ आत्मघाती मूर्खतापूर्ण काम कर बैठते हैं, अलीशा ने विस्तार से बताया। तो बात कुछ ऐसी है, ठीक है। मुझे लगा कि ये स्कूल में होने वाली बदमाशी जैसी कोई बात है। बच्चे, बरसिका हंसा और दाना को बगल से गले लगा लिया, जिससे वो गर्मी से तुरंत पसीना बहाने लगी। तुम मजाकिया हो, नहीं, हम इतने भी बचकाने नहीं हैं। जैसे ही उसने ये कहा, एक युवा अमर प्राणी, जो देखने में किशोरी जैसी लग रही थी लेकिन संभवतः एक किशोर ड्रैगन थी, अपने कूल्हों को अतिरंजित ढंग से हिलाते हुए अंदर आए और दाना द्वारा केवल किताबी की मेज कही जाने वाली जगह पर बैठे एक दानव के हाथ से पेच छीन लिया। खैर, हम में से अधिकतर लोग इतने अपरिपक्व नहीं हैं। क्या मैंने आपको बताया था कि कबीले में असली बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है? कारा मन ही मन खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी दाना ने आह भरी। कैओस बैजर इसी मौके का इंतजार कर रही थी। पुराने अमर, सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए बेताब लोग और किशोरों की सारी परेशानियां एक ही जगह पर। इससे भी ज्यादा पेचीदा कथानक केवल ओपल ही लिख सकती थी। मैं क्लोन तैयार कर लूंगी। इससे एक बेहतरीन दिन का ड्रामा बनेगा। ओपल सहमत।